नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो यह था कि आज देश के दो सर्वाधिक आदरणीय विप्रजनों का जन्मोत्सव था। परम आदरणीय मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का तोहफा पूरे दुनिया को दिया। देश दुनिया में VHU के नाम से मशहूर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा किसी भी विश्वविद्यालय से ज्यादा है और उसका सम्मान दुनिया बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के रूप में करती है, जिसके देने वाले थे परम श्रद्धेय मदन मोहन मालवीय। आज उनका जन्मदिन था। मदन मोहन मालवीय के ही तरह देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने का श्रेय देने वाले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, कवि हृदय और कोमल हृदय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आज जन्मोत्सव था। इन दोनों महान विभूतियों को मैं बारंबार प्रणाम करते हुए नतमस्तक सत सत प्रणाम करता हूं और अपना सर्वोच्च आदर सम्मान प्रस्तुत करता हूं। दो विप्रजनों की उपलब्धि पर मुझ जैसा साधारण आदमी चर्चा कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये लोग बेमिसाल थे, बेजोड़ थे और दुनिया इनके योगदान से परिचित है। मैं क्या कहूं, उन लोगों के विषय में कहना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। इसलिए मैं उन दोनों विप्रजनों को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए उन पर बात अब नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उस योग हूं ही नहीं कि मैं मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी के विषय में आपको कुछ बताऊं। आप सब मुझसे ज्यादा जानते हैं। मित्रों, एक महत्वपूर्ण चीज आज और थी। आज सेंटा क्लॉज जी का भी जन्मदिन था। मैं तो यही दुआ करूंगा कि महादेव का आशीर्वाद सेंटा क्लॉज पर बना रहे। आप युगों युगों तक अपने अनुयायियों के दिल में सम्मान प्राप्त करते रहे। आपका नाम तीनों दिन वो उज्जवल और चमकदार बना रहे। प्रभु श्री राम और परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद आप पर है और उनके आशीर्वाद से आप दिन दुना रात चौगुना अपने नाम को अमर करते रहे। जय श्री राम, महाबली हनुमान। खैर, आज कुछ लोगों ने पेड़ों को काट करके उस पर रंग बिरंगी बत्तियां जलाने का खूब प्रथा भी चलाया। ये वही लोग हैं जो पर्यावरण पर भाषण देते हैं। पर्यावरण का सबसे प्रमुख स्रोत पेड़ बचाना और पेड़ लगाना है, लेकिन लगे लगाए पेड़ को काट करके उस पर फूल पत्ती और झालर लगाने को ये लोग पर्यावरण के विरुद्ध नहीं मानते हैं। यह अपना अपना सोच है। इसीलिए उसके काट में सत्य सनातन धर्म के लोगों ने तुलसी पूजन जैसा कार्यक्रम का आयोजन किया कि अगर पेड़ की ही पूजा करना है तो साक्षात देवता की पूजा करो। औषधीय गुणों से भरपूर कोरोना काल में तुलसी पत्ते का इस्तेमाल दुनिया लोहा मानी और भारत से तुलसी का निर्यात कई देशों में हुआ। आप भी एक पत्ता तुलसी का सुबह अगर खाते हैं तो दिन भर इम्यूनिटी सिस्टम पर आपका कमांड रहेगा। अगर आप शाम को चाय में तुलसी का सेवन करते हैं तो समझ लीजिए कि आपको कोरोना छू भी नहीं सकती। कोरोना का अभी सर्दी खांसी का मौसम चल रहा है और हमारे पूर्वजों ने, दादा दादी आजी बाबा ने तुलसी का पत्ता डाल करके चाय बनाने की परंपरा हमको पहले दी थी। आयुष मंत्रालय को इसका ज्ञान बाद में हुआ। तो हमारे महान परंपरा के सत्य सनातन में पूज्य तुलसी जिनकी हम पूजा करते हैं, एक बार पुनः तुलसी माता की पूजा करें, क्योंकि अगर पेड़ काट के उस पर बत्तियां जलाना है तो आप सजीव तुलसी की पूजा करें। उन लोगों को भी तुलसी की कृपा मिलेगी जो पेड़ के आगे बत्ती जलाते हैं और पेड़ का नुकसान करते हैं। जय तुलसी माता की। मित्रों, आज का बहुत बड़ा प्रश्न था। भारत यात्रा पर मतलब भारत जोड़ने के उद्देश्य से निकले राहुल गांधी ने अपनी यात्रा का समापन पहले पड़ाव का लाल किले में प्रवास करके किया। लाल किले में प्रवास उनका प्रयोजन नहीं था, लाल किले पर झंडा फहराना उनका उद्देश्य था और उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने एक पड़ाव का समापन लाल किले के
प्राचीर में शाम गुजार करके किया है। क्रिश्चियन और नया साल के उपलक्ष्य में यात्रा कुछ दिन तक के लिए स्थगित रहेगी। छुट्टियां मनाना किसी का भी काम है। कल मैं इस पर बोल चुका हूं कि ऐसी कौन सी चीज बहुत महत्वपूर्ण राहुल गांधी के लिए देश दुनिया में है जिसके वजह से वो इतनी महत्वपूर्ण यात्रा को स्थगित कर रहे हैं। जिस यात्रा को उन्होंने गुजरात चुनाव के लिए स्थगित नहीं किया, हिमाचल चुनाव के लिए स्थगित नहीं किया, दिल्ली के निगम के चुनाव के लिए स्थगित नहीं किया, लेकिन उस महत्वपूर्ण चीज के लिए स्थगित किया। कल भी इस पर बोल चुका हूं, इसलिए अब जरूरी नहीं है बोलना। बात दूसरी करता हूं। आज समाचार आया कि राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के सीमा में प्रवेश करने से पहले उत्तर प्रदेश के तमाम विपक्ष के नेताओं को यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मित्रों, राहुल गांधी का आमंत्रण राकेश परमार के आमंत्रण जैसा नहीं है और ना ही राहुल गांधी के यात्रा में चलने वाले लोगों का फोटो सेशन राकेश परमार के फोटो सेशन जैसा महत्व रखता है। ये राकेश परमार नहीं है कि फोटो डालेंगे, कहेंगे मायावती के साथ एक कार्यक्रम में, अखिलेश यादव के साथ मंच पर, राहुल गांधी के साथ बात करते हुए, मोदी जी को निहारते हुए। यह सब हम लोग सोशल मीडिया पर सेल्फी के माध्यम से डालते रहते हैं। 10, 20, 50 लाइक, 2-4 शेयर और कुछ कमेंट्स प्राप्त हो जाते हैं और हम उतने से खुश हो जाते हैं। लेकिन यह जो फोटो सेशन जिस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित किया है, उसका महत्व अलग है और महत्व बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसकी अर्धता सेंसिटिविटी या उसके महत्व को कुछ मिनटों में आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। अगर आपको लगता है कि यह महत्व बड़ा महत्वपूर्ण बात है तो सबसे पहले तो वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि साझा करने से जानकारियां अपने अंजाम तक जल्दी पहुंचती है और समाधान तुरंत प्राप्त होता है। मित्रों, राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और जो विपक्ष के लोग हैं, राष्ट्रीय लोक दल है, राजभर की पार्टी है और कई पार्टी हैं। आजकल तो उत्तर प्रदेश में हजारों पार्टियां हैं, लेकिन जो प्रमुख उत्तर प्रदेश की पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और खुद कांग्रेस पार्टी। कुछ पैचेज में कहीं सोनेलाल पटेल का थोड़ा बहुत वोट बैंक है, तो कहीं राजभर का कुछ वोट बैंक है, वो सब पैचेज में है, इसलिए उन पर बहुत चर्चा ना किया जाए। चर्चा किया जाए अखिलेश पर, मायावती पर और स्वयं राहुल गांधी पर। मित्रों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब आप नजर डालेंगे तो आज के तारीख में मोदी के मुकाबले में अगर कोई नेता है उत्तर प्रदेश में तो वो है निर्विवाद रूप से अखिलेश यादव। मायावती की गिरती स्वास्थ्य या केसों के कुचक्र में फंसने के वजह से, घोटालों को उजागर हो जाने के डर के वजह से, या जो नहीं कहा जाता, दबी जुबान में कहा गया है कि ताज कॉरिडोर और सैकड़ों घोटालों के सीबीआई के हाथ में अपनी गर्दन आ जाने की वजह से मायावती कुलबुला रही हैं, छटपटा रही हैं, कुछ कर नहीं पा रही हैं, क्योंकि जैसे वो कुछ करने की सोचेंगी फाइल खुल जाएगा, वो अंदर जाएंगे। तब सवाल है कि मायावती से तो ज्यादा अखिलेश यादव पर मुकदमे हैं। अखिलेश यादव का घोटाला मायावती के घोटाले से कई गुना ज्यादा बड़ा है, बल्कि उनके पूज्य पिताजी के जमाने से घोटाले चलते आ रहे हैं। तो अब उनके पूज्य पिताजी तो अब इस लोक में नहीं रहे हैं और वहां पर अदालत लगती नहीं है जहां पर गए हैं। तो अखिलेश यादव तो है, शिवपाल, रामगोपाल और उनके सारे पूरे कुनवत यहीं पे है, तो वो क्यों नहीं डर रहे हैं? सवाल है कि नहीं, जब मायावती डर गई तो वो क्यों नहीं डर रहे? सवाल यह है कि मायावती का अब स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहा है, आयु का असर है, उम्र भी उनकी बहुत ज्यादा आ गई है और मायावती ने अपने में किसी को नेता बनने दिया ही नहीं है, क्योंकि असल में वो राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो एक संगठन है जो दलित वोट बैंक के सहारे जी रही है। उसका ऑक्सीजन समाज में अगले पिछड़ों की वैमनस्य फैला करके राजनीति करना है और यह समाज में फैलाना है कि अगड़ों ने हमारे पूर्वजों को सताया है, अब हम संगठित हो गए, उनको सताएंगे। यह उनका मेन खाद है जिससे उनकी राजनीति चलती है। लेकिन मोदी के राजनीति में आने के बाद कई बार जाति, धर्म, क्षेत्र, समाज और संप्रदाय का मुद्दा टूटा है और कई जगह यह देखने को मिला है कि भाई
जातीय बंधन टूट करके मतदान हुआ है, क्षेत्रीय बंधन टूट करके मतदान हुआ है, कई जगह धार्मिक बंधन भी टूट करके मतदान हुआ है और कई पैचेज में मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया है, दलितों ने भाजपा को वोट दिया है। तो इस वजह से मायावती का वैसे भी कमजोर हो गया है मामला। लेकिन इन सब के बाद अखिलेश यादव के वोट बैंक में और सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुई है। लाख योगी के चाहने, मोदी के लगने और सारे भाजपा और कई भाजपा के संगठनों के लगातार लगे रहने के बाद भी अखिलेश यादव की सीट संख्या में कोई कमी आई नहीं है पिछले 3 चुनाव से। तो अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ चल करके अपना राजनीतिक नुकसान क्यों करेंगे? क्योंकि अगर राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव ने पदयात्रा में शामिल होने का जोखिम लिया तो वह भीड़ राहुल गांधी को क्रेडिट देगी और राहुल गांधी जिस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए पदयात्रा करते हैं उसमें उनको टॉनिक का काम करेगा। तो राजनीतिक रूप से एक आदमी अपनी कमाई फिक्स डिपॉजिट को दूसरे के खाते में ट्रांसफर क्यों करेगा? राजनीति की ककारा जानने वाले लोग ये आसानी से समझ जाएंगे और आप सब तो नहीं समझ रहे। तो मुझे नहीं लग रहा कि अखिलेश यादव इस तरह की कोई रिस्क लेंगे। अखिलेश यादव इसके पहले इस तरह की रिस्क ले चुके हैं जब 2 नौजवान जोड़ियों की प्रचलन उत्तर प्रदेश में आई थी और वो कुछ नहीं कर पाई थी। अखिलेश यादव ने अपने चीर परिचित अपने पिताजी के प्रतिद्वंदी मायावती के साथ भी संबंध और साठगांठ करके देख लिया था, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था। फिर अखिलेश यादव ने अकेला लड़ना चाहा और अकेले लड़ने के बाद उनकी सीटों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। तो अखिलेश यादव सारा नाफा नुकसान करके देख चुके हैं। वो राहुल गांधी के साथ गठबंधन किए, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मायावती के साथ गठबंधन किए, कुछ नहीं बढ़ा पाए। अकेले रहे तो भी कुछ बना बिगाड़ नहीं पाए। तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई 1,00,000 छोलों से बड़ा बढ़िया है, क्योंकि मायावती के साथ गठबंधन करके अखिलेश का तो कुछ भला नहीं हुआ। मायावती का 20 सीट निकल गया और मायावती यहाँ 0 पर थी, खाता ही नहीं खुला था। विधानसभा से लेकर के लोकसभा और राज्यसभा तक कहीं भी उनकी उपलब्धि उपरोक्ता नहीं थी। उस स्थिति में उनको 20 सीट का टॉनिक मिल गया और उनको राजनीति में सर्वाइव करने, बार्गेन करने और अपने केसों पर पर्दा डाले रहने की मजबूरी वाला संख्या बल तो मिल ही गया। कम से कम विधानसभा और लोकसभा में सरकार बनाने बिगाड़ने के किसी काम में बेशक उन्होंने आए, बट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकायुक्त बनाने जैसे कामों में तो उनका वोट बैंक काम आ ही रहा है और वो आया भी है। तो वो देखी जा रही है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में जब प्रवेश करेगी तो उनके द्वारा आमंत्रित कोई भी लोग इस यात्रा में आएंगे और उनका वोट बैंक बढ़ाएंगे। अब रहा राहुल गांधी का मामला। देखिए, राहुल गांधी एक अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिशियन के रूप में फेमस हो चुके थे इस यात्रा से पहले। इस यात्रा से पहले राहुल गांधी के लिए राहुल गांधी के विपक्ष के लोग और हम जैसे निष्पक्ष टिप्पणीकार भी अब कहते थे कि राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, फुल टाइम क्या करते हैं यह बात किसी को पता नहीं था। क्योंकि राहुल गांधी ना तो कहीं नौकरी करते हैं, ना ही कोई व्यवसाय करते हैं, ना ही उनके पास और कोई लिखने पढ़ने पठन पाठन का कोई काम है, ना ही वो कोई किताब लिखते हैं, ना ही वो कोई सीरियल बनाते हैं, ना ही वो रोज अखबारों में कॉलम लिखते हैं। ऐसा डे टू डे का वर्क का किसी को कोई जानकारी राहुल गांधी की थी नहीं, है भी नहीं। और जो कुछ है वो सार्वजनिक मंचन और सार्वजनिक बयान के लिए नहीं है। राजनीति में इतनी पर्दादारी तो होनी चाहिए। तब सवाल था कि राहुल गांधी हमेशा मेन मौके पर विदेश क्यों भाग जाते थे। यह बात सभी को अखरता था। सदन में जब बहुत बड़े मुद्दे पर चर्चा होती थी, देश भर में किसान का आंदोलन जोड़ पर था, सिखों का आंदोलन जोड़ पर था, मुस्लिमों का आंदोलन जोड़ पर था, सीआईए का प्रोटेस्ट जोड़ पर था। इन सब जरूरी मुद्दे पर जहां फ्रंट पर आकर के विपक्ष के लीडर को उनको लीड करनी चाहिए थी, वो विदेश में होते थे। और जब सब मामला ठंडा हो जाता था तो वो देश में आ जाते थे। 2 राजनीतिक अब तक यही करते आए। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में जब आतंक चरम पर होता है तो वो लंदन प्रवास करते हैं और जब सेनाओं की कृपा से यहाँ ठंडा हो जाता है तो चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। राहुल गांधी का भी यही हाल था। लेकिन राहुल गांधी ने अपने सारे आलोचकों का मुंह बंद कर दिया इस यात्रा में लगातार 100 दिन से भी ऊपर भारत के भूमि पर रह करके और रोज पदयात्रा में जन समर्थन जुटा करके। तो अब उनको लोग सीरियसली लेंगे, यह बात जरूर है।
अंत तक आते आते भारतीय जनता पार्टी के मेहरबानी से मीडिया का भी आकर्षण पाए और मीडिया पर भी बने रहे। पिछला 2 दिन तो कम से कम वो मीडिया में और उनका यात्रा बना ही रहा। जितना उनके 100 दिन के मेहनत का कवरेज नहीं मिला वो पिछले 2 दिन में ही प्राप्त हो गया, जिसका श्रेय उनको भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए और स्वास्थ्य मंत्री मांडवालिया को भी देना चाहिए। खैर वो अलग मुद्दा है। तो मित्रों, राहुल गांधी का संगठन जीरो है। संगठन पर उन्होंने कभी ध्यान दिया ही नहीं है और संगठन पर वो ध्यान दे भी नहीं सकते, क्योंकि संगठन में पुराने लोग निष्क्रिय और निसहाय हैं, उनके बस का कुछ है नहीं। वो सफेद हाथी है, बोझ है पार्टी पर, और नया लोगों को कांग्रेस पार्टी में उभरने का मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि अब जो नया लोग होंगे वो राहुल गांधी की उम्र के होंगे, राहुल गांधी की उम्र के आसपास होंगे, तो वो राहुल प्रियंका के लिए खतरा न बन जाए, इसलिए उनको बढ़ने नहीं दिया जाता। यह रोग से ग्रसित है कांग्रेस पार्टी। तो जब तक आप नए जोश नए खून को अपने साथ मौका नहीं देंगे तो वो संगठन खड़ा कैसे करेगा। एक तो आपके पास सरकार नहीं है, सरकार नहीं है तो आपका संगठन में दाम नहीं आ रहा है। संगठन में जो खाद बीज का काम करता है, ब्लॉक पर, थाने पर, कलेक्ट्रेट में पैरवी जो कार्यकर्ताओं का डे टू डे का खर्चा उठाता है और मान सम्मान बढ़ाता है, वह चीज आपके पास है नहीं। आप फंड देते नहीं और भरोसा करते नहीं है, तो अपने घर से कोई राजनीति कब तक और क्यों करेगा। तो संगठन खत्म होने का एक बड़ा कारण यह है कि पिछले याद ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के कांग्रेस की कब सरकार थी। अंतिम मुख्यमंत्री का नाम जल्दी लोगों को याद ही नहीं आएगा कि विश्वनाथ प्रताप अंतिम मुख्यमंत्री थे कि वीर बहादुर सिंह थे, नारायण दत्त तिवारी थे कि और कौन थे, ये याद ही नहीं जाएगा। तो जब यह स्थिति आ गई है तो फिर कार्यकर्ता अब तक कैसे जीवित है, यही एक शोध का विषय है। तो जब आपका संगठन नहीं है तो सिर्फ एकला जोश की वजह से कितना चल पाएंगे। यह तो शुक्र है कि हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में आपकी सरकार बन गई है और यहाँ के कुछ भीड़ को उत्तर प्रदेश में बसों के माध्यम से भेजा जाएगा और आपके यात्रा में भीड़ बढ़ाई जाएगी, जैसा कि दिल्ली में हुआ। दिल्ली का एक भी आदमी इस यात्रा में नहीं था, वो सारे राजस्थान से, पंजाब से और अलग अलग राज्यों से बुलाए गए थे और समाचार चैनलों के पूछने बोलने बताया कि मैं फलाने जगह से आया हूँ, फलाने जगह से आया हूँ, फलाने जगह से आया हूँ। इसमें कोई दिल्ली का है तो नहीं है। तो खैर ये राजनीति में सभी दल करते हैं, राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं तो कौन सा बड़ा गलत कर रहे हैं। हर आदमी भीड़ बुलाने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल करता है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, इसमें राहुल गांधी का कोई दोष नहीं है। तब सवाल है कि जो मोमेंटो उनका भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से और एक चिट्ठी की वजह से मिली हुई है, उसको उत्तर प्रदेश में अगर बरकरार रखा जाता है तो उनको अखिलेश यादव की जरूरत पड़ेगी क्या। और कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव के पारिवारिक परेशानियों में घिरे रहना, पार्टी पर परिवार के अंदर वर्चस्व की लड़ाई एकदम सतह पर आ जाना, कि फायदा कहीं अखिलेश यादव राहुल गांधी के पदयात्रा में मिल करके उनको भीड़ को खुद का भीड़ बता करके अपने संगठन क्षमता बढ़ाने का काम ना करें। यह एक जोखिम भरा है राहुल गांधी के लिए, क्योंकि अगर राहुल गांधी के साथ उत्तर प्रदेश में जो भी लोग जाएगा वो राहुल गांधी के अंडर माना जाएगा और वो भीड़ राहुल गांधी की काउंट की जाएगी। तो कहीं अखिलेश यादव खुद को राहुल गांधी के अंदर समा जाने का खतरा महसूस ना करें, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी समुद्र है और उसमें कितनी टाइटेनिक डूब गई है पता नहीं चला है। राहुल डूबेंगे में कि कहाँ संदेह है। तो मुझे लग रहा है कि यह एक सोचने वाली बात होगी कि अगर कांग्रेस की संगठन नहीं है और सपा का संगठन है और यह रैली में श्रेय किसको जाएगा, राहुल गांधी को कि अखिलेश को। निसंदेह रैली राहुल की है तो श्रेय राहुल को ही जाएगा और सारा भी राहुल का माना जाएगा। फिर अखिलेश यादव अपने संगठन के बैंक को राहुल गांधी पर निछावर क्यों करेंगे, यह राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं या लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया है लीडर ऑफ अपोजिशन के हैसियत से। मतलब वो दुनिया में मैसेज देना चाहते हैं कि मोदी से लड़ने की मादा सिर्फ उनमें है और मैं आमंत्रित करता हूं आपको कि आप आइए और हमारे साथ चलिए। अगर यह उद्देश्य है और हमको अगर ये बात साधारण आदमी को बात समझ में आती है तो अखिलेश यादव को तो जन्म घुट्टी में राजनीति मिली है, मायावती तो राजनीतिक खिलाड़ी हैं, क्या वो यह बात नहीं समझ पा रही होंगी कि राहुल गांधी के साथ चलने का मतलब है कि राहुल गांधी को यह हैसियत देना कि हाँ भाई मोदी के विरुद्ध लड़ाई में आप ही विपक्ष के नेता हैं और आप ही के नेतृत्व में पार्टी काम करेगी, जैसा हम उत्तर प्रदेश में आपके साथ पदयात्रा में चल के कर रहे हैं। तब सवाल है कि
राहुल गांधी जिनके पास मेंबर पार्लियामेंट की संख्या विपक्ष के नेता के हैसियत भी नहीं है, उसको अखिलेश यादव क्यों वॉक ओवर देंगे? उनको प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं होगी। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी विधानसभा में सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हैं और भाजपा के बाद सबसे बड़ी सदस्य संख्या उनकी है, तो वो उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को नेता मानने की गलती क्यों करेंगे? मायावती के पास दलित के नाम पर प्रधानमंत्री बनने का अंतिम अभिलाषा तो है ही है। वो हर बार कहते हैं कि कोई आदमी दलित की बेटी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। जब ज्यों राम को मौका आया था फिर भी इन लोगों ने नहीं बनाया, हमको बना करके वो पाप धुलवा सकते हैं, तो मायावती काहे लिए राहुल गांधी को मानेंगे? रहा देश भर में, अभी उत्तर प्रदेश की बात करें, देश भर में है तो ममता बनर्जी क्यों मानेंगे? अखिलेश अरविंद केजरीवाल क्यों मानेगा? या और कोई क्यों मानेगा? राहुल गांधी के लिए मामला तो मुश्किल है ही। और राहुल गांधी के पक्ष में यह जाता है कि देश में चाहे जितने भी राजनीतिक दल के लोग हों जो खुद को प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर कोई मोदी के मुकाबले में पार्टी खड़ी है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और सिर्फ इस वजह से विपक्ष को उनके सामने झुकने, उनकी बात मानने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन इधर फिजाएं बदली हैं। ममता बनर्जी दिल्ली में आकर के भी सोनिया गांधी से नहीं मिल पा रही हैं। अरविंद केजरीवाल तो भावे नहीं देता। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद के साथ गठजोड़ करके खुद को प्रधानमंत्री के रूप में प्रचारित ही कर दिया है। और लालू जी चाहते भी हैं कि नीतीश कुमार बिहार मेरे बेटे को देकर के खुद प्रधानमंत्री के लिए जाकर के होम हो जाए। जीतना तो है नहीं, बिहार आ नहीं पाएंगे। उधर से भी एक राजनीति चली रही है। तो इन सब को देख करके मुझे नहीं लग रहा कि राहुल गांधी के आमंत्रण पर उत्तर प्रदेश का कोई विपक्ष का नेता इनके छतरी के नीचे चलना स्वीकार करेगा। खैर, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, न दोस्त न दुश्मन और ना ही कोई चीज, सब कुछ समय के ऊपर होता है। तो समय जब नया साल अंग्रेजी वाला आएगा और राहुल गांधी पुनः अपना भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे और उत्तर प्रदेश जब आप प्रवेश करेंगे तो कौन कौन उनके साथ आता है, यह देखने वाली बात है। हम तो एक समाजशास्त्री होने के नाते, राजनीतिक विश्लेषण होने के नाते राजनीतिक नफा नुकसान पर अपनी आकलन प्रस्तुत कर रहे थे। बाकी तो आकलन अलग होता है और एक्चुअल अलग होता है। एक्चुअल तो 3 तारीख के बाद ही पता चलेगा। तब तक आप इंतजार कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना का हवा पूरे दुनिया में बहने लगा है। और अगर ये सत्य है तो आपको संभल करके रहना चाहिए। बहुत जरूरी से ज़्यादा जरूरी ना है तो बाहर ना निकलें, क्योंकि फोरकास्ट यह बता रही है कि अभी 4-5 दिन तक शीतलहर का प्रकोप रहेगा और शीतलहरी के आशंका बढ़ने की है। कोहरा दिन भर बना रहेगा। तो यातायात के जो साधन है, संसाधन है, सड़क मार्ग के साधन पर बिल्कुल होशियारी से चलिए। अगर आप पैदल चलते हैं तो चमकने वाला जैकेट पहनिए। अगर आप साइकिल पर चलते हैं तो जैकेट पर वो चमकीला पट्टी लगवाइए। अगर आप मोटरसाइकिल पर चलते हैं तो फॉग लाइट और स्टॉप लाइट जला करके चलिए। और अगर आप गाड़ी में चलते हैं तो होशियारी से चलिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दुनिया के लिए आप एक नंबर है, लेकिन अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है। यह बात आप बिल्कुल न भूलिएगा। ईश्वर आप पर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखें। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।